हेलो, नमस्कार। आज आपका जो वन शॉट सीरीज है इसमें आज आपका तुम्हारा ग्रामर लेकर के आए हैं, यानी कि व्याकरण जो है। तो सबसे पहले देखते हैं कि रस जो हैं, रस अर्थात किसी भी काव्य को पढ़ने सुनने या देखने से जो श्रोता दर्शक या पाठक के मन में जिस आनंद की अनुभूति होती है उस आनंद को ही हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रस कहते हैं। हटा लो, आवाज़ सुनते एक आध बार बताना कि अगर लैग हो तो रस के अंग देखो, स्थाई भाव, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव, ये चार अंग हैं रस के। ठीक है, अब देखेंगे परिभाषा क्या होती है। एक सीधी सी परिभाषा याद रखो, सहृदय के हृदय में स्थित डॉट 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 नामक स्थाई भाव का संयोग जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से होता है तो डॉट डॉट रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है ना। तो जब श्रृंगार रस की बात करेंगे तो रति भर दोगे, सहृदय के हृदय में स्थित रति नामक स्थाई भाव का संयोग जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से होता है तो श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। और श्रृंगार रस को रसराज या रसों का राजा भी कहा जाता है, और ये उदाहरण लिखा है। और आप क्या करेंगे कि श्रृंगार रस भी दो प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस। जहाँ नायक नायिका के मिलन का वर्णन हो वहाँ पे क्या होता है? संयोग श्रृंगार रस होता है। उदाहरण क्या है? तो राम को रूप निहार जानकी कंकन के नक की परछाई, कंगन के नक की परछाई, याद सब सुध भूल गई, कर टेक रही पलटा रत नाही। वियोग श्रृंगार रस अर्थात जहाँ नायक नायिका के विरह या विछुड़न का वर्णन हो वहाँ वियोग श्रृंगार रस। हे खगमर्ग मृग हे मधुकर शैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हास्य रस का स्थायी भाव है हास, सहृदय के हृदय में स्थित हास नामक स्थायी भाव का संयोग जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से होता है तो हास्य रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है ना। पापा ने सिलवा दिए 4 कोट 2 पैंट, बेटा मेरा बन गया कॉलेज स्टूडेंट, या कुछ भी ऐसा जहाँ से हंसी आने लगे। ठीक है। करुण रस की बात कर रौद्र रस की बात करेंगे तो इसका स्थायी भाव है क्रोध, जहाँ काव्य में क्रोध नामक संचारी भाव का स्थायी भाव का संयोग विभाव अनुभाव संचारी भाव से होता है वहाँ क्रोध रस की निष्पत्ति रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है ना। श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, श्री सब सुख अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। क्रोध और रौद्र रस और वीर रस में थोड़ा अंतर है। वीर रस में उत्साह या जोश आता है और रौद्र रस में क्रोध ही दिखाया जाता है। ठीक है। तो अब देखेंगे करुण रस, इसका स्थायी भाव है शोक, सहृदय के हृदय में स्थित शोक नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव अनुभाव संचारी भाव से होता है तो वहाँ कौन सी रस की निष्पत्ति होती है? करुण रस की निष्पत्ति होती है। वीर रस का उत्साह है, सहृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव अनुभाव संचारी भाव से होता है तो वहाँ वीर रस की निष्पत्ति होती है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों में भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी है तो झांसी वाली रानी थी। इसके अलावा भी कुछ भी कर सकते हो, है ना। है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर, खून से खेलेंगे होली, कर वतन मुश्किल में है सरफरोशी की तमन्ना, अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। यानी कि जहाँ पे उत्साह आ जाए। अद्भुत क्या है? विस्मय। जो विभत्स का स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा, जहाँ पे विभत्स से वस्तुएं देखते हैं ना, एक घृणा का भाव आ जाए, सहृदय के हृदय में स्थित घृणा नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव अनुभाव संचारी भाव से होता है तो वहाँ बीभत्स रस की निष्पत्ति होती है। घर में लाशें बाहर लाशें, जनपद पर सड़ती हैं लाशें, बहुत घृणा होने लगती है ना ऐसी बातें पढ़ के। अद्भुत रस विस्मय, यानी कि जहाँ पे आश्चर्य होने लगे किसी किन्हीं चीज़ों को देख करके। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही किनारी है कि नारी ही की सारी, आश्चर्य में पड़ गए ना। शांत रस का निर्वेद है। ठीक है ना। राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। वात्सल्य, वात्सल्य मतलब बच्चों के प्रति प्रेम। ठीक है ना। जसोदा हरिपाल ने झुलावे मेरे लाल को, आओ निदरिया काहे ना भाने सुला काहे ना आने सुलावे। ठीक है ना। अब काव्य गुणों की चर्चा करेंगे। काव्य गुण माधुर्य ओज प्रसाद तीन तरह के होते हैं। जिस काव्य को पढ़ने सुनने से मन पुलकित हो उठे, कानों में मधुरता घुल जाए, वो माधुर्य गुण। जहाँ मन में उत्तेजना वृत्ति जागृत हो जाए, ओज गुण। और प्रसाद गुण, जहाँ पे हृदय प्रभावित हो जाए, बुद्धि निर्मल हो जाए, मन खिल उठे। यानी कि प्रसाद, ऐसे याद रखो कि प्रसाद कहाँ बढ़ता है? जब आरती होती है तो आरती भजन ये सब प्रसाद गुण में आते हैं। ठीक है। जैसे हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान मुझको ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, है ना। वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। माधुर्य मतलब मधुरता कहाँ आती है? प्रेम में। तो प्रेम वाली बातें, श्रृंगार रस की बातें, तो वहाँ माधुर्य गुण है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ठीक है ना। और ओज, ओज यानी कि जहाँ पे जोश आ जाए। ठीक है ना। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब जैसे ये है ना, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, ये
प्रसाद गुण में भी लिख सकते हो, प्रसाद गुण में ज़्यादा सही रहेगा, इसमें भी लिख लो, कोई मतलब बड़ा इशू नहीं है, ठीक है ना, कई सारी चीज़ें कॉमन हो जाती हैं। छंद देखो अब, वर्ण मात्रा पद और यति मतलब तुक गति यति लय आदि नियमों से युक्त या बद्ध शब्द रचना छंद कहलाती है। मात्रिक और वार्णिक, जिनमें मात्राओं की गणना की जाती है मात्रिक छंद, और वर्णों की गणना की जाती है वार्णिक छंद। छप्पा छंद आपके सिलेबस में है नहीं, पुराना है ये। सवैया छंद देखिए, दुर्मिल और मत्स्यगंध होते हैं। दुर्मिल सवैया को चंद्रकला भी कहते हैं। हर चरण में 8 समान और 24 वर्ड संख्या 24 वर्ड होती है, 4 चरण होते हैं, ठीक है। 22 से 26 वर्ड वाले शब्दों को सवैया छंद कहते हैं, ठीक है ना। और अब कवित्व छंद को देखेंगे अपन। कवित्व छंद में 4 चरण होते हैं। 16 पंदा की यति से 31 वर्ड होते हैं। अंतिम वर्ड गुरु होता है, मतलब लघु और गुरु होते हैं ना, एक छोटा और बड़ा। मनहरण छंद भी कहते हैं कवित्व को, ध्यान रखना, कवित्व को मनहरण भी कहते हैं, मत्स्यगंध को मालती भी कहते हैं, और दुर्मिल को चंद्रकला भी कहते हैं, ठीक है ना। मत्स्यगंध की ये परिभाषा है, प्रत्येक चरण में 7 सगुण 2 गुरु 23 वर्ड। धूरी भरे अति शोभित श्याम जु तैसे बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। ता छवि को रस खाने बिलोकत तारत काम कला निज कोटी, काग के भाग बड़ी सजनी हरे हाथ ते ले गयो माखन रोटी। इसको पूरा लिखना है, ठीक है। बोली विभाषा, भाषा देखो, बोलचाल की घरेलू भाषा को बोली के नाम से जाना जाता है, जो घरेलू बातें हैं, ठीक है ना, और जिनको राज्य के कामों में प्रयोग नहीं किया जाता। विभाषा क्या है? बोली का कतिपय अधिक विकासमान रूप जिसके अंतर्गत साहित्य का सृजन होता है उसे विभाषा कहते हैं, ठीक है ना। थोड़ी बड़े स्तर पे होती है विभाषा, लेकिन इसमें भी राज्य के काम नहीं किए जाते। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मानव अपने भाव एवं विचारों को दूसरे तक पहुंचाता है। और यहाँ भाषा में क्या होता है? राज्य के काम होते हैं, ऑफिशियल काम भी होते हैं, ठीक है, आधिकारिक काम होते हैं। खड़ी बोली, राजस्थानी, अवधी, ब्रजभाषा ये बोलियों के रूप हैं। अवधी और ब्रज जो हैं ये क्या बन चुकी हैं? विभाषाएं भी बन चुकी हैं। अंग्रेजी, हिंदी ये भाषा हैं, ठीक है। बोली में साहित्य अलिखित या न्यून होता है, विभाषा में साहित्य का सृजन होता है। साहित्य प्रचुरता से लिखा जाता है भाषा में, जैसे शेक्सपियर लिखते थे, कालिदास लिखते थे। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी ये सब भाषाएं हैं। बोली का क्षेत्र सीमित होता है, विभाषा का क्षेत्र बोली से अधिक होता है परंतु भाषा से कम होता है। ऐसे याद रखिए, बोली बहुत कम क्षेत्र वाली है, विभाषा जो है उससे कम, पर भाषा से कम। भाषा का बहुत बड़ा क्षेत्र है। बोली में भाषा का समावेश नहीं होता। किसी प्रदेश के बड़े हिस्से में सामाजिक व्यवहार की प्रयोग की जाती है, कौन सी? विभाषा। और भाषा में एक से अधिक बोलियां होती हैं। बहुत कम विकसित होती है बोली, और यह सीमा रेखा एक प्रदेश स्तर तक लगभग समझिए बोली जो है ऐसे समझिए एक जिला में बोली जाती है, ठीक है। और तुम्हारी विभाषा जो है समझिए एक राज्य में बोली जाती है, लेकिन भाषा जो है पूरे देश में या पूरे विश्व में बोली जाती है, ठीक है ना। अब देखो, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा। माँ से सीखी गई भाषा मातृभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा क्या है? प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र की एक सर्वसम्मत भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। राजभाषा यानी सरकारी कामकाज की भाषा। भारतीय संघ की भाषा, अंग्रेजी में इसे ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है ना। अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं राजभाषा को, ठीक है ना, या भारतीय संघ की भाषा कह सकते हो राजभाषा को अपन अपने यहाँ। परिवार में जन्म से लेकर शिशु अपने माता पिता एवं पारिवारिक सदस्यों से जिस भाषा को ग्रहण करता है वही उसकी मातृभाषा है। राष्ट्रभाषा में राष्ट्र की संस्कृति, साहित्य और इतिहास की प्रेरणाएं पाई जाती हैं जो जनजीवन को प्रभावित करती हैं। भारत का संविधान बनाते समय हिंदी को राजभाषा माना गया था, यानी कि भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हिंदी है, ठीक है। ये देख लो, घर के सब सदस्य अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे पंजाबी जो है वो पंजाबी भाषा का करेंगे, बंगाली परिवार जो है बंगाली भाषा का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार मातृभाषा पारिवारिक प्रयोग की पृष्ठभूमि से संबंध रखती है। राष्ट्रभाषा जो है जनसंपर्क की भाषा ठहराई गई है। राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द भी प्रयुक्त होता है। यह शिक्षा के विकास में सहायक होती है और राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधती है। और ऑफिशियल लैंग्वेज या राजभाषा क्या है? शिक्षा के विकास में सहायक होती है और राष्ट्रों को एकता के सूत्र में बांधती है। मातृभाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है, इसलिए मातृभाषा का ज्ञान प्राप्त करना अति आवश्यक है। राष्ट्रभाषा उसी तरह महत्वपूर्ण होती है जैसे राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्र चिन्ह, यानी कि राष्ट्रभाषा जो है वो पूरे देश की इज्जत या देश के सम्मान प्रतीकों में से एक समझिए, ठीक है ना। राष्ट्र की संस्कृति को अभिव्यक्त करती है। राजभाषा से राष्ट्रीयता की भावना को बल मिलता है। कामकाज की भाषा होने के कारण राजभाषा को व्यापक जन समर्थन प्राप्त होता है।
ठीक है ना। मुहावरे लोकोक्ति में अंतर देख लो। मुहावरा स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं हो सकता है। मुहावरा जो है स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होता, कोई बात में ही प्रयोग करते हैं मुहावरे का। ठीक है ना, मुहावरे का प्रयोग हम कोई बात में ही करते हैं। और लोकोक्ति जो है स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होती है लोकोक्ति। ठीक है ना, लोकोक्ति जो है स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होती है। यानी कि लोकोक्ति जो है, लोक में बोली जाने वाली उक्ति जो है, यानी कि मुहावरा थोड़ा बड़ा स्तर है उसका, लोकोक्ति छोटी छोटे स्तर की है, लेकिन लोकोक्ति को स्वतंत्र रूप से बोलते हैं। एक अलग ही उसका अलग ही वाक्य होता है। ठीक है, मुहावरों के लिए संदर्भ की आवश्यकता नहीं होती, लोकोक्ति के लिए एक संदर्भ की आवश्यकता होती है कि कहाँ से ली गई है, कहाँ से बनाई है। जैसे लोकोक्ति अपन बना लेते हैं, आंखें सामू बाप मरे राम करे झूठी हुए, अपनी भाषा की, तो उसके लिए कोई संदर्भ है, कहाँ से बनी, कुछ ऐसा हुआ होगा इसलिए बनाई गई। और मुहावरे जो हैं वो ऑफिशियल समझिए, इनमें कोई संदर्भ की जरूरत नहीं है। ऐसा वाक्यांश जिसका अर्थ सामान्य अर्थ से भिन्न तथा चमत्कारिक विलक्षण होता है उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे 9 2 11 होना, अब इसका सामान्य अर्थ से भिन्न अर्थ है, यानी कि मुहावरों का अर्थ जो निकाला जाता है वो अभिधा शब्द शक्ति से नहीं निकाला जाता बल्कि लक्षणा से निकाला जाता है। 9 2 11 जैसे लक्षण क्या है, नहीं भाग जाना। ठीक है, और साहित्य में प्रचलित वह वाक्यांश जो स्वयं में एक पूर्ण वाक्य होता है लोकोक्ति कहलाता है। जैसे धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, खुद का एक वाक्यांश है, इसका यही अर्थ है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। संदर्भ भी देना पड़ेगा कि कोई एक धोबी का कुत्ता रहा होगा जिसकी एक कहानी है, जहां से ये बनी एक कहानी, जहां से लोकोक्ति बनी कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। मुहावरा किसी वाक्य वाक्यांश के साथ जुड़कर अपना भाव प्रकट करता है, लेकिन लोकोक्ति स्वयं में पूर्ण होती है, उसको किसी के साथ जुड़ने की आवश्यकता नहीं होती। अलंकार देखो, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। इससे भी अच्छा, जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण और गहनों से बढ़ती है उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से बढ़ती है। अतः काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार क्या है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, दो भेद हैं। विरोधाभास अलंकार देखिए, जहाँ किसी पदार्थ गुण या क्रिया में वास्तविक विरोध न होते हुए विरोध प्रदर्शित किया जाए वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। मैं निजरोधन में राग लिए फिरता हूँ, शीतलवाड़ी में आग लिए फिरता हूँ। हरिवंश राय बच्चन का पहला पाठ आत्म परिचय का कोई भी उदाहरण लिख दीजिए। संदेह अलंकार, जहाँ स्वतंत्र रंग और गुण की समानता के कारण, या सिर्फ ये लिख दो जहाँ समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर निश्चय न हो कि यह वही है, या ये कहो कि जहाँ उपमेय में उपमान का संदेह हो जाए या उपमान में उपमेय का संदेह हो जाए वहाँ संदेह अलंकार होता है और संशय बना रहता है, इसमें अंत में भी क्लियर नहीं होता। सा से संदेह, सा से संशय और सा से सारी। ठीक है ना, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। ठीक है, ही लिखा है नहीं है। भ्रांतिमान क्या है? भ्रम, भ्रा से भ्रांति, भ्रा से भ्रम। ठीक है, और यहाँ पे संशय खत्म हो जाता है अंत में। जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर। ठीक है, चंद के भरम होत मोद है कुमोदिनी को। ठीक है, व्यतिरेक अलंकार जो है, छोटे को बड़े से श्रेष्ठ बताया जाता है और उसका कारण भी दिया जाता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? व्यतिरेक अलंकार होता है। ठीक है, इसके अलावा आगे देखो, प्रतीक और बिंब में अंतर देखो। किसी सूक्ष्म भाव अगोचर तत्व को स्वीकार करने के लिए प्रयुक्त होता है, साकार करने के लिए प्रयुक्त होता है। मतलब कोई सूक्ष्म भाव है या अगोचर तत्व है जो दिखता नहीं, उसको साकार बनाना है, उसको आकार देना है, उसके लिए प्रतीक प्रयुक्त होता है। लेकिन बिंब किसी पदार्थ की प्रतिकृति या प्रतिछवि के लिए प्रयुक्त होता है। कोई बात हमने पढ़ी, उसकी मन में जो इमेज बन गई, जो छवि बन गई, उसे बिंब कहते हैं। ठीक है, प्रतीक से तुरंत मन में कोई भावना जागृत नहीं होती, लेकिन बिंब से तुरंत मन में एक भावना जागृत हो जाती है। प्रतीक में किसी भावना को साकार करने की कल्पना की जाती है, लेकिन बिंब में कार्य का मूर्तिकरण होता है। शब्द शक्ति देख लो, शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं, या लिख सकते हो कि वह शक्ति जिसके माध्यम से हम किसी शब्द का अर्थ निकालते हैं उसे शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना तीन तरह की होती हैं। अभिधा क्या है? जिस शब्द को सुनने मात्र से उसका परंपरागत एवं प्रसिद्ध अर्थ यानी कि प्रचलित अर्थ का बोध होता है। अभिधा शब्द शक्ति से एक मुख्यार्थ का बोध होता है, जो दिख रहा है सिर्फ उसी का बोध हुआ। यानी कि तीन शब्द शक्तियां हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। ऐसे समझिए, अभिधा जो है बेसिक लेवल के सीधे लोगों की शब्द शक्ति है, लक्षणा जो है वो प्रो लेवल के लोगों की शब्द शक्ति है, और व्यंजना जो है वो प्रो मैक्स लेवल के लोगों की। इसीलिए अभिधा का एक मुख्यार्थ निकलता है, लक्षणा का एक लक्ष्यार्थ निकलता है, यानी कि कुछ और अर्थ, यानी दो अर्थ होते हैं, एक तो दिख रहा है वो, और एक
जो उसका अर्थ उसके लक्षणों के आधार पर निकल रहा है। और तीसरा व्यंजना जो है उसके अनेक अर्थ निकलते हैं, प्रोमैक्स लेवल के लोगों की शब्द शक्ति है, ठीक है ना। जैसे शेर जंगल का राजा है, अपनी मातृभूमि से सबको प्यार है, इसको अलग से बता रहे हैं हम शब्द शक्ति को। अभिधा में क्या है, मुख्यार्थ या वाच्यार्थ। लक्षणा में लक्ष्यार्थ, एक अर्थ को लक्ष्य कर लिया उसका बोध होगा लक्षणों के आधार पे। और व्यंजना में व्यंगार्थ का बोध होता है, मुख्यार्थ लक्ष्यार्थ इन सबसे भिन्न, ठीक है ना। एक अलग ही अर्थ का बोध होता है, मतलब अलग तमाम अर्थ हो सकते हैं इनके, एक से बहुत सारे अर्थ, एक ही वाक्य के बहुत सारे अर्थ कहाँ होते हैं, व्यंजना शब्द शक्ति में, ठीक है। तो जैसे कहा कि रवि, अब यहां अभिधा में देखिए, जैसे कहा कि गाय दूध देती है, या रवि होशियार है। सीधी बात है कि एक ही उसका अर्थ है, उसमें क्या अंदाज लगाओगे। लक्ष्यार्थ में लक्षण शब्द शक्ति वह शब्द शक्ति जिसके माध्यम से लक्ष्यार्थ का बोध होता है, वो लक्षणा कहलाती है। जैसे रवि शेर है, अब रवि जो है शेर तो हो नहीं सकता, रवि रवि है, शेर शेर अलग है, इंसान शेर कैसे होगा, लेकिन उसके लक्षण जो हैं शेर जैसे होंगे, लक्षणों के आधार पर उसका अनुमान लगाया, इसलिए इसे लक्षणा शब्द शक्ति कहा। जैसे व्यंजना में एक तमाम अर्थ निकल सकते हैं, जैसे सूरज ढल रहा है या सूर्यास्त हो रहा है, अगर यही बात कोई सास अपनी बहू से कहेगी तो चौका चूल्हा करो, सूर्यास्त हो रहा है, ठीक है ना। जैसे अगर मजदूर से उसका मालिक कहेगा तो क्या कहेगा, कि हल चलाना बंद करो, सूर्यास्त हो रहा है। पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए क्या होगा, क्या पढ़ाई लिखाई बंद कर दो, थोड़ा खेल लो, सूर्यास्त हो रहा है। यानी कि तमाम अर्थ इसके निकल सकते हैं। जैसे एक देखा है डबल मीनिंग, डबल मीनिंग वो व्यंजना शब्द शक्ति ही है टोटल, ठीक है। तो ये तुम्हारा शब्द शक्ति हो गया, माधुरी ओज प्रसाद गुड़ ये भी हो गए तुम्हारे, ठीक है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे लगता है कि अच्छा लगा होगा आपको, ठीक है। मिलते रहेंगे आगे के लेक्चर्स में, थैंक यू सो मच।